अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट इमरान जावेद और मेरे साथ हैं सहरयाब अफरीदी। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे आज की टॉप स्टोरीज के बारे में। VAR टेक्नोलॉजी ने लिवरपूल को टॉटनहम के हाथों शिकस्त दिलवा दी। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग में पहली शिकस्त का सामना वुल्व्स ने 2-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने ब्राइटन को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग का बड़ा अपसेट, क्रिस्टल पैलेस की मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक और मैच में न्यूकैसल की बर्नली के खिलाफ 2-0 से शानदार कामयाबी। इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक यकतरफा मुकाबला, आर्सेनल ने बोर्नमाउथ को 4-0 से मात दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक और मैच में वेस्ट हैम ने शेफील्ड यूनाइटेड से टाकरा 2-0 से जीत लिया। लूटन टाउन की प्रीमियर लीग में पहली कामयाबी, एवर्टन को 1 के मुकाबले 2 गोल से चित कर दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्रेंटफोर्ड में मुकाबला बराबर रहा, दोनों टीम सिर्फ 1-1 ही गोल कर पाईं। इसके अलावा पाकिस्तान से फुटबॉल के मुतालिक कुछ अहम खबरों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे लिवरपूल और टॉटनहम के दरमियान होने वाले इस मैच की। और इस मैच की अगर बात करूं तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैच रहा और ये मैच अफरीदी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। मैं यहाँ कहूँगा कि लिवरपूल के साथ यहाँ पर एक ज़्यादती भी हुई है। जी बिल्कुल, ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग मैच था, क्योंकि टॉटनहम जो इस सीज़न खेल रही है काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है अंडर एंज पोस्टेकोग्लू और लग रहा है कोई डिफरेंट टीम है। आर्सेनल को भी उन्होंने पिछले वीकेंड 2-2 के साथ उनके साथ ड्रॉ किया था और अभी लिवरपूल को भी उन्होंने शिकस्त दे दी है। ऑल्दो थोड़ा सा उनको मतलब आप कहें कि लक भी उनके साइड पे थी और रेफरीज भी उनके साइड पे थे। तो ये है कि ओवरऑल मैच काफ़ी एक्साइटिंग हुआ है, लेकिन टॉटनहम ने एज कर दिया और ये सीज़न उनका शानदार शुरू हो गया। फरीदी के VAR वाले सही तरीके से मोनीटर कर रहे होते तो शायद लिवरपूल को ये मैच हारना ना पड़ता और ना ही ये मैच के रिजल्ट सही होते, क्योंकि मैच तो 1-1 गोल से बराबर हो चुका था। जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा मैं व्यूअर्स एक्सप्लेन करता चलूँ कि मैच की जो कंट्रोवर्सी थी, जो VAR पे गोल डिसअलाउड हुआ था लुइस डियाज का, वो बिल्कुल भी डिसअलाउड नहीं होना चाहिए था। और वो उसी टाइम इवन कमेंटेटर्स ने भी कहा कि ये गलती हो गई है। बाद में PGMOL जो कि प्रीमियर लीग के रेफरीज को असाइन करती है कि आपने इस मैच में रेफरिंग करनी है, उन्होंने भी कहा कि ये जो है वो एरर हो चुका है और ये अंपायर्स को भी बाद में जो उनके आने वाले मैचेस थे उनसे उनको जो डैरन इंग्लैंड थे और एक दूसरे अंपायर थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया आने वाले 2 मैचेस से। और मसला पेश क्या है व्यूअर्स कि ये गलत डिसीजन कैसे हुआ। अब VAR एक रेफरी का काम ही यही होता है कि उन्होंने स्क्रीन को मॉनिटर करना है कि जो भी कोई इस तरह का डिसीजन हो तो उसको जल्दी से रिव्यू करके। ये सहूलत के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें किसी टीम के खिलाफ जाएंगी तो ये मैं कहूँगा कि सरासर ज़्यादती वाली बात है। जी बिल्कुल, वो स्क्रीन के सामने इसीलिए बैठे होते हैं कि वो चेक करें और फिर लाइंस ड्रॉ करें। अब जो ऑफसाइड वाली सिचुएशन होती है उसमें रिप्ले उनके सामने आ जाता है और उस पे वो लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है प्रीमियर लीग वाला जो यूज़ कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में हमने सेमी ऑटोमेटेड देखा था, उधर तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको मतलब मैनुअली लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। अब जो एरर हुआ है वो इसलिए हुआ है व्यूअर्स कि जो VAR पे रेफरीज बैठे थे और जो ऑन फील्ड अंपायर थे, अब ऑन फील्ड ऑफ साइड करार दे दिया गया और फिर VAR पे गया। अब VAR ने जो एक्सप्लेनेशन दी है अपनी गलती की, उन्होंने कहा है कि हमें लगा कि जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्होंने गोल दे दिया है। ये लगना या ना लगना तो ये उनका काम नहीं है। देखें फरीदी, अगर ग्राउंड के अंदर रेफरीज की बात की जाए तो वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी सही फैसला दे रहे हैं, लेकिन VAR वाले जिन्होंने सिर्फ टीवी के ऊपर बैठकर मॉनिटर करना है, उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है बाद में भी बात की जाएगी। और कल अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि लिवरपूल का कल दिन ही बुरा था, क्योंकि 2 रेड कार्ड भी दिखाए गए, 9 खिलाड़ियों के साथ उन्होंने अपने मैच को कंप्लीट किया है। हाँ, वैसे ओवरऑल दिन बुरा था इस लिहाज से कि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं है, लेकिन जिस तरह रेजिलियंस इनके खिलाड़ियों ने दिखाई है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 9 खिलाड़ियों के साथ भी ऑलमोस्ट वो मैच बराबर कर चुके थे, लेकिन एंड में वो मैटीप का ऑन गोल हुआ। तो थोड़ा सा मैं मतलब
वापस इस पे आऊँगा कि VAR पे अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और वुल्व्स का व्यूअर्स मैच हुआ था और उसमें भी वुल्व्स को एक गोल नहीं दिया गया था जो कि बनता था, और वो अगर दिया जाता तो मैच 1-1 से ड्रा होता, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1-0 जीता था। अब इस मैच में भी यही हुआ है कि रेफरी ने ये कह दिया VAR ने कि हमें लगा कि ऑन फील्ड अंपायर ने गोल दे दिया है तो हमें लाइंस ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम ही यही है कि आप टीवी को देख के डिसाइड करो। मुझे लगता है अफरीदी वुल्व्स का जो पिछला गोल उन्होंने नहीं दिया था, शायद उसका आज बदला उतारा है कल के मैच में। सो नाज़रीन, मैच स्टैट्स पे अगर देखा जाए तो शॉट्स जो है वो टॉटनहम की तरफ से 24 लगाए गए हैं, जबकि अगर लिवरपूल की बात करूँ तो 12 रहे हैं। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ तो टॉटनहम की तरफ से 8 दफ़ा अटैम्प्ट की गई है, जबकि लिवरपूल की तरफ से 4 मरतबा। पोजेशंस की बात करूँ तो 65% जो है वो टॉटनहम के पास रहा है, जबकि 35% जो है वो लिवरपूल के पास रहा। इसी तरह के पासेस की बात करूँ तो 662 पासेस किए गए हैं टॉटनहम की तरफ से, जबकि 364 पासेस जो हैं वो लिवरपूल की तरफ से किए गए हैं। और यहाँ पर भी अगर फिर देखा जाए स्टैट्स के ऊपर भी तो लिवरपूल यहाँ पर एक अच्छे तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 9 खिलाड़ियों के साथ जिस तरह रेजिलियंस दिखाई है इनके खिलाड़ियों ने, एंड में इवन अगर आप देखें कि 9 खिलाड़ियों के बावजूद भी टॉटनहम खुद कोई गोल नहीं कर पाई। मैटीप ने ऑन गोल ही किया जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि बहुत अच्छा मैच खेलने के बाद जब आप आखिरी लम्हात में खुद ही गोल कर दो तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ऑलमोस्ट अगर ये मैच लिवरपूल जीत जाती और अंपायर्स मतलब गलत फैसला ना देते, क्योंकि अगर उस टाइम पे लिवरपूल को वो गोल मिल जाता तो शायद वो दूसरा रेड कार्ड भी ना मिलता और लिवरपूल एक मजबूत पोजीशन में आ जाती, हालात सारे बेहतरी की तरफ बेहतरी की तरफ जाते। तो उस वजह से अब लिवरपूल जो था बड़ी खामोशी से ऑलमोस्ट टेबल टॉपर्स की पोजीशन पे आ गया था। पिछले सीजन स्ट्रगल कर रहा था, फिर एंड में उन्होंने जीतना शुरू किया और वो जीतना जो था मुसलसल आ रहा था। अभी जाके पहली बार इस सीजन में हारे हैं और वो भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे। तो अगर ना हारते तो, क्योंकि सिटी हार गई थी, तो 19 पॉइंट के साथ ये नंबर 1 हो जाते। जी अफरीदी, अगर इस मैच की बात की जाए तो मैच में तो शिकस्त हुई, लेकिन पॉइंट टेबल्स के ऊपर भी जो है पहली पोजीशन नहीं हासिल कर सकी। यही वजह है कि लिवरपूल के अगर मैनेजर की बात की जाए क्लोप, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं और काफ़ी गुस्से में है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और अफरीदी अगर देखा जाए तो उनका बनता है, क्योंकि एक जीता हुआ मैच जो है अंपायर्स की तरफ से जो है उनको हार में बदल दिया गया। जी बिल्कुल, और काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो मतलब बहुत सारा जो था वो ये डिबेट चल रही थी कि लिवरपूल इसके बारे में कर क्या सकती है। अब ऑब्वियसली लिवरपूल के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वो प्रोटेस्ट में जा सकती है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली अगर लिवरपूल प्रोटेस्ट करती है तो क्या आपको लगता है कि रीमैच हो या गोल जो है या कोई भी ऐसा फैसला जो लिवरपूल के हक में चला जाए? पॉसिबिलिटी कोई भी ऐसे नहीं है, मतलब लॉज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रीमैच इनको मिल सकता है इस सिचुएशन के बाद, या पॉइंट्स इनको मिल सकते हैं, क्योंकि अब बायर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमसे गलती हुई है। तो हाँ, अब जो एरर है वो तो एरर हो चुका है ना, अब उनको पनिशमेंट मिल सकते हैं, लिवरपूल को कोई फेवर नहीं मिल सकती। हाँ जी, तो नाज़रीन ये बात तो बिल्कुल सही कही कि अंपायर्स को पनिश तो किया जा सकता है, लेकिन ये मैच दोबारा नहीं करवाया जा सकता, ना ही लिवरपूल को इस मैच में जीत दिलवाई जा सकती है। लेकिन नाज़रीन अगर टॉटनहम की बात करें तो उसके मैनेजर जो हैं चाहे जैसे भी जीते हैं, लेकिन वो खुशी उनको मिली है कि उन्होंने एक शानदार कामयाबी, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। और जब से उन्होंने टॉटनहम को ज्वाइन किया है अफरीदी, टॉटनहम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनका साथ जो है टॉटनहम के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है। लेकिन आज अगर कल के मैच की बात करें तो हर मैच में एक प्लेयर ऑफ द मैच भी होता है, और अगर कल के मैच की अगर बात करूं प्लेयर ऑफ द मैच की, तो पेड्रो पोरो को जो है प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। तो नाज़रीन आइए उनके स्टैट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। अगर उनकी रेटिंग की बात की जाए तो 8.4 रही, और अगर चांसेस क्रिएटेड की बात करूँ तो 3 टाइम किया, जबकि टैकल्स बोन की बात करूँ तो 100% यहाँ पे रहा, जबकि एक्यूरेट पासिस की भी जो है देखा जाए तो 85% रहा है, और यहाँ पर ब्लॉक्स भी अच्छे तरीके से किया। और यही वजह है कि पेड्रो पोरो को जो है एक प्लेयर ऑफ द मैच से जो है नवाजा गया था। कि मैच देखा जाए तो अफरीदी अब रेफरी की वजह से ही टॉटनहम के नाम हुआ है। हाँ ऑब्वियसली मतलब फेवर तो रेफरीज की तरफ से ही मिली है, लेकिन यह है कि टॉटनहम खुद भी बहुत अच्छा खेल रही है। मतलब जब से सीज़न शुरू हुआ, एंज पोस्टेकोग्लू ने प्री सीज़न में इवन हैरी केन तक मना लिया था कि वो छोड़ के ना जाए, और उनको इनकी फ़िलासफ़ी काफ़ी अच्छी लगी थी। तब तो कोई जज नहीं कर सकता था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंज पोस्टेकोग्लू ने उनको दिखाई है जिनसे वो राज़ी हुए हैं, लेकिन एंड में उन्होंने फैसला किया जाने का।
लेकिन ये कि अभी समझ आ रही है कि एंज पोस्टकोग्लू के पास काफ़ी सॉलिड प्लान था, और वो अगर आर्सेनल के अगेंस्ट और लिवरपूल जिस फॉर्म में थी, इनके दोनों के अगेंस्ट कंसेक्यूटिवली इन्होंने करवाया है, तो तारीफ़ तो बनती है। पेड्रो पोरो शुरू में जब आए थे तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे एडजस्ट होने में, प्रीमियर लीग की पेस को उसमें एडजस्ट होने में, जेल होने में अपनी टीम मेट्स के साथ थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, मैच आफ्टर मैच अपनी टीम के लिए सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद एक मैच की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के दूसरे मैच, जो कि मैनचेस्टर सिटी जो कि दिफाई चैंपियन भी है, उसको इस लीग में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वुल्व्स ने एक शानदार कामयाबी एक बड़ी टीम के खिलाफ हासिल की है। नाज़रीन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सहरियाब अफरीदी से। सो नाज़रीन, आपने देखा कि मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग में पहली शिकस्त का मजा चखना पड़ा और यहाँ पर वुल्व्स ने भी अच्छा खेला है। अफरीदी जी बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट कम्युनिटी शील्ड के बाद अनबीटन थी। सिर्फ एक ही मैच पिछले अगर आप 10-15 मैचेस निकाल के देख लेंगे तो वो भी पेनल्टीज़ पे आर्सेनल से FA कम्युनिटी शील्ड मैच हारी थी, जो कि शायद इतना इम्पोर्टेंट भी उनके लिए नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर वुल्व्स ने उनको शिकस्त दी है। और यहाँ पे भी जो मैच का एक टर्निंग पॉइंट था वो ऑन गोल था जो डियास ने स्कोर किया। लिवरपूल वाले मैच में भी मैटिप ने ऑन गोल स्कोर किया था। तो एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर सिटी की, क्योंकि उनका जो अगर आप पिछला सीज़न देखें जो जिसमें ट्रैबल जीता था, उसमें इनके पास इतने ज़्यादा प्लेयर थे कि कुछ प्लेयर्स ने जानबूझ के क्लब छोड़ा ताकि उनको कहीं और मौका मिल सके। यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था। अभी जब सारे चले गए तो उन्होंने रिप्लेसमेंट ऐसी खरीदी नहीं, और अभी इनके पास प्लेयर्स कम हो गए हैं 6 इंजरीज़ के बाद। अभी टीम में डेप्थ नहीं नज़र आ रही थी, तो जिसकी वजह से इनको अब ये शिकस्त का भी सामना करना था। जी अफरीदी, बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो उसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने बताया कि 6 खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए, लेकिन बैकअप के ऊपर मैनचेस्टर सिटी को कुछ उनके ऑल्टरनेटिव अच्छे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो सबसे टॉप पर जा रही है अभी भी। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आप मुसलसल जीतते आ रहे हो और पहली हार जो है वो बनती है रिजल्ट। लिवरपूल आगे आ सकती थी अगर वो ना हारती, लेकिन इनके मतलब खुशकिस्मती ये रही कि लिवरपूल भी अपना मैच हार गई, तो इस वजह से अभी भी टॉप पे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन इनके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग इस लिहाज से हो गई है कि पिछला मैच जो कि EFL कप था वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट था, एक नॉकआउट टूर्नामेंट था, उसमें न्यूकासल से हार गए। अब मुसलसल 2 मैचेस हार गई है। जी अफरीदी, सो नाज़रीन आइए मैच के स्टैट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सो नाज़रीन, मैच स्टैट्स की अगर बात करूं तो वुल्व्स की तरफ से 3 शॉट्स लगाए गए, जबकि यहाँ पर अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो 23 यहाँ पर शॉट्स लगे, जबकि शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूं तो यहाँ पर वुल्व्स की तरफ से सिर्फ 1 शॉट्स ऑन टारगेट किया गया, जबकि दूसरी टीम की तरफ से 8 टाइम जो है वो ऐसा किया गया। जबकि पोजेशंस की बात करूँ 31% जो है वो रहा है वुल्व्स के पास, जबकि 69% यहाँ पर जो है पोजेशन वो रहा है मैनचेस्टर सिटी के पास। पासिस 282 रहे हैं वहाँ पर वुल्व्स के पास, जबकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए मैनचेस्टर सिटी के पास तो पासिस 597 यहाँ पर रहे हैं। अफरीदी, तो पोजीशन तो काफ़ी बेहतर रही, लेकिन फिर भी गोल करने में यहाँ पर जो है मैनचेस्टर सिटी नाकाम रही है। जी बिल्कुल, फाइनल थर्ड में थोड़ी सी जो थी वो लैकिंग नज़र आ रही थी। सबसे बड़ी जो ये मिस कर रहे हैं वो रॉड्री को कर रहे हैं। ऑलमोस्ट चैंपियंस लीग फाइनल से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली वो हर मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। हालांकि हॉलैंड और केविन डी ब्रुयने भी काफ़ी इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं, लेकिन रॉड्री जो है वो स्टैंड आउट प्लेयर थे। और वो इवन गैरी ओनील जो कि मैनेजर हैं वुल्व्स के, उन्होंने भी कहा कि जो दूसरा पिवट है इनका कोवाचिच के साथ रॉड्री, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसका ना होना हमारी जीत में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो हमेशा डिफरेंस क्रिएट करता है। और उसका जो मतलब मुतबादिल था वो वुल्व्स का ही प्लेयर था जो अभी पिछले दिनों वुल्व्स से ख़रीदा था, नूनियस। उन्होंने भी कुछ मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अभी तो उनकी स्टार्टिंग डेज है। और जो रिप्लेसमेंट कैल्विन फिलिप्स थी वो भी अभी तक सेटल नहीं हो पाए मैनचेस्टर सिटी की में, और मुझे लगता है कि ये उनका शायद आखिरी चांस हो अगर इस सीज़न भी कुछ ना कर पाए। पहले तो उनको चांस ही नहीं मिलता, जब मिलता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। हाँ, परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाते। तो ये चीज़ थी। अब मैनचेस्टर सिटी का ओवरऑल मैच नंबर्स वाइज काफ़ी अच्छा रहा। वुल्व्स को सिर्फ एक ही ऑन टारगेट शॉट था, दूसरा जो था वो तो ऑन गोल था, उसमें भी उन्होंने गोल स्कोर कर लिया।
और काउंटर अटैक पे अब ऑब्वियसली जब आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलते हो तो आपका एक ही रिजॉर्ट होता है, वो है काउंटर अटैक। काउंटर अटैक पे ही आपने उनको हराना है और वो परफेक्टली वुल्व्स ने कर दिया। सो नाज़रीन, आपने स्टैट्स देखे तो मैनचेस्टर सिटी के स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए तो पोजीशंस भी काफ़ी अच्छा था, शॉट्स ऑन टारगेट भी। लेकिन यहाँ पर कल के मैच के अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो वो गोलकीपर जोसे सा को जो है प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने जितनी भी अटैम्प्ट की लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन सबको सेव्स किया। तो आइए नाज़रीन उनके स्टैट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। रेटिंग उनकी 8.1 रही, जबकि सेव्स उन्होंने 7 सेव्स यहाँ पर किए और ये एक बड़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है उन्होंने यहाँ पर सेव्स किए। जबकि डाइविंग सेव की बात करें तो वो 2 की हैं, जबकि सेव इनसाइड बॉक्स वो भी यहाँ पर 3 रहे, हाई क्लेम भी 3 रहा। और यहाँ पर यही वजह कि जोसे सा की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से जो है उनको कल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। लेकिन आज अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो प्रीमियर लीग में पहली शिकस्त के बाद उनके मैनेजर का भी जो है बड़ी दमदार और अच्छी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ नाज़रीन, अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाकिया मैचेस की बात करें तो वो भी काफ़ी सनसनीखेज और दिलचस्प रहे। और अगर उन मैच के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँ तो नाज़रीन, एस्टन विला ने ब्राइटन को जो है 1 के मुकाबले 6 गोल के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, जबकि बोर्नमथ और आर्सेनल के मुकाबले की बात करूँ तो आर्सेनल ने 4-0 के बड़े मार्जिन से जो है बोर्नमथ को शिकस्त दी है। एवर्टन और लूटन टाउन की अगर बात करूँ तो लूटन टाउन ने 1 के मुकाबले 2 गोल से इस मैच में कामयाबी हासिल की। और नाज़रीन, अगर इस लीग के सबसे अहम मैच की बात करूँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान रहा और क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 से इस मैच में कामयाबी हासिल की। और नाज़रीन, बाकी आपने देखा है कि मैच के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, इंटरनेशनल फुटबॉल पर तो काफ़ी बात होगी, अब बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल के अंदर किस तरह की खबरें सामने आई। और सबसे पहले अगर खबर की बात करूँ नाज़रीन तो पाकिस्तान अंडर-19 सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शाहीन जो है काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद रनर अप टीम करार पाए हैं, लेकिन दिफाई चैंपियन से माज उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर सैफ चैंपियनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया उन्होंने। जी हाँ, फाइनल तक पाकिस्तान की टीम रसाई हासिल करने में कामयाब रही। इंडिया उनके मुकाबले में एक बेहतर टीम थी, वो बहुत कंपोज थे और उन्होंने हमें फाइनल में शिकस्त दी है 3 गोल से, जो कि एक वाज़ेह बढ़तरी है उनकी। बट फाइनल तक हमारा जाना सेमीफाइनल से और फिर उससे पहले जो हमारे मैचेस हुए हैं वो काबिल सताइश हैं। एक नया कोच शादाब इफ्तिखार इंडक्ट किया गया था और उसने टीम की जैसे डेवलपमेंट की है, उसने कौम को बेसिकली एक सरप्राइज़ भी दिया है। कोई भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इमरान, मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, याद होगा हमारी बात हुई थी इस हवाले से कि अंडर 19 का एक तो ट्राई आउट लेट हुआ था, फिर इनका कैंप जो है वो भी इतनी तवज्जो हासिल नहीं कर सका था, आखिर तक इनके पास कोच भी नहीं था। तो अब ये जो अब इंग्लिश फुटबॉल का बेशतर था उनका तजर्बा जो है उनके करियर का, वो सारा इंग्लिश फुटबॉल का है और वो किसी और बैनुल-अक़वामी क्लब्स और टीम्स के लिए भी काफ़ी अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं शादाब इफ्तिखार जी। अगर बात करूँ यहाँ पर माज पाकिस्तान अंडर 19 की, जिस तरह आपने बताया कि मुश्किल से 2-4 थी, कैंप भी लेट लगाया गया और देखा जाए तो इतना ज़्यादा फैसिलिटेट भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी रनर अप होना एक एशियन गेम्स के अंदर, एक बड़े इवेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कोच के साथ साथ टीम के जो लड़के हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पर। जी हाँ, सैफ चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आ जाना, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन था और फाइनल में भी अगर आप देखें फाइनल तक हमारा पहुँचना भी बड़ा ड्रामाई था। हमने भूटान से सेमीफाइनल में पेनल्टीज़ पे जीता, मुक़र्ररा वक्त में मैच बराबर रहा और फिर पेनल्टीज़ पे हमने फ़ैसला किया और वो बड़ा शानदार मैच हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया के मुकाबले में हम उस तरह अपना वो खेल पेश नहीं कर सके, फाइनल में एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इंडिया की जो टीम थी वो ज़्यादा कंपोज्ड थी हमसे। हम एज ए यूनिट फाइनल में अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा मैंने देखा कि हमने लैक किया। फिर भी डिस्पाइट द फैक्ट कि हम दूसरे नंबर पर आए, हम इंडिया से हारे, इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान का फाइनल में आ जाना भी बहुत काबिल कदर परफॉर्मेंस थी। सो नाज़रीन, अगर 6 मुल्क के टूर्नामेंट में बात की जाए तो वहाँ पर भी ख़वातीन जो है वो 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन 6 टीमें थी और 5वीं पोजीशन। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ख़वातीन ने भी अच्छी स्ट्रगल की है माज यहाँ पर भी। जी हाँ, और ये 6 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान को इतनी वो नहीं समझा जा रहा था, इतना मुश्किल हरीफ नहीं समझा जा रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ सिर्फ 1 गोल से शिकस्त हुई है जितने मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। हालांकि हम रहे 5वें नंबर पर हैं, हमने लाओस को जीता है आखिरी मैच में पेनल्टीज़ के ऊपर, जो कि बड़ा शानदार मैच है और बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। पेनल्टीज़ पे हमारे तमाम प्लेयर्स ने एक तो पहले स्कोर किया पेनल्टीज़ पे, पेनल्टी कोई मिस नहीं हुई, फिर गोलकीपर ने भी 1 गोल डिफेंड किया, बड़ा आला सेव किया। तो
तो अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो लाओस से जीतना, 5वें नंबर पर टूर्नामेंट में आना इज़ नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप शिकस्त का मार्जिन देखें तो दूसरी टीम से शिकस्त का मार्जिन बहुत कम है, 1 गोल से हारना। एक अच्छी फाइट करने के बाद ही जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये बाकी एक बड़ी बात है कि अगर वुमेंस की बात की जाए तो फुटबॉल में इस तरह 5वीं पोजीशन खेला और बाहर जाकर खेलना और इस तरह का परफॉर्म करना, हार और जीत होती रहती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बड़े कम मार्जिन से। ये बहुत छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जिनको पाकिस्तानी टीम अभी इसी कोच के ज़ेरी तरबियत अगर इनको इम्प्रूव करते जाएंगे तो बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल है पाकिस्तान टीम का। आप ये देखें पूरा सीज़न जो है 2023 का जो शुरू हुआ है, आगाज़ से लेके अब तक, पहले तो कभी इतने मैचेस हमें मिले नहीं थे जी। अब मैचेस मिले तो उसके बाद आप देखें कि ये जो 6 मुल्की टूर्नामेंट है इसमें भी हमने प्रूव किया है कि we're बेटर देन एनीबॉडी। जी माँ, जब मैच खेलने के मौके फराहम किए जाएंगे और जहाँ पर गलतियाँ होंगी, अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी, तो उनको दूर करने का भी मौका मिलेगा कि कहाँ पे हमारे प्लेयर जो है वो गलती कर रहे हैं। लेकिन जब मैच खेलेंगे तो तभी हम उनको जो है उनका एनालिस्ट कर सकते हैं। सो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान मेंस फुटबॉल टीम की बात की जाए तो एक नए कोच को जो है उनके लिए लाया गया। जी हाँ नाज़रीन, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को जो है दिया गया होता और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ भी संभाल ली। अब देखते हैं कि उनके आने से पाकिस्तान फुटबॉल टीम के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं या किस तरह का असर पड़ता है। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं। पाकिस्तान को पै दर पै नाकामियों के बाद पाकिस्तान मेंस फुटबॉल टीम के जो हेड कोच हैं शहजाद अनवर साहब, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और ये एक्सपेक्टेड था कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस हवाले से एक तो वो टीम की जहाँ जहाँ ख़राब कारकर्दगी थी उस हवाले से कोई वजाहती बयान नहीं आ रहा था सामने, और अवाम इस बारे में पुरतजस्सुस भी थी और जानना भी चाह रहे थे कि हेड कोच का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। और हुआ ऐसा ही जैसा एक्सपेक्टेड था। शहजाद अनवर को अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है आगे, हमने कंबोडिया के साथ खेलना है, एक होम लेग है और एक अवे है। हम कंबोडिया जाएंगे, फिर उसके बाद कंबोडिया की मेज़बानी पाकिस्तान में करेंगे, इस्लामाबाद में जिन्ना स्टेडियम में। उस हवाले से भी अभी आप वेन्यू के हवाले से भी काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब शहजाद अनवर साहब को हटाए जाने के बाद ये स्टीफन को जो जिम्मेदारी दी गई है, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को, ये इससे पहले इंडिया की कोचिंग भी कर चुके हैं और AFC के जितने कंपटीशन हैं इनको इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जो भी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के ज़रिए तमाम टूर्नामेंट होते रहे हैं उनमें खेलने वाली जितनी भी टीमें हैं वो उनके साथ काफ़ी अरसे से वो मुंसलिक रहे हैं और बहुत सी टीमों को डेवलप होने में इन्होंने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया। स्टीफन की अगर बात की जाए, अगर उनको यहाँ पर ऑफर किया गया है कि पाकिस्तान फुटबॉल मेंस टीम की कोचिंग करें, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को फुटबॉल में, पाकिस्तान के अंदर भी फुटबॉल को सीरियस लिया जा रहा है, उसकी बेहतरी के लिए, उसके फ़रोग के लिए काविशें भी की जा रही है। और यहाँ पर जाएगा पाकिस्तान की फेडरेशन को जो है क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने स्टीफन जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की कमियाँ और खामियाँ नज़र आ रही थी टीम के अंदर, स्टीफन के आने से वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात ये हम लोगों को ज़रूर याद रखनी चाहिए कि उनकी तकर्री सिर्फ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो 2 मैचेस हैं इनके लिए की गई है। अब ये मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जीतता है और ये प्रिलिमिनरी राउंड है जो इससे आगे अगले राउंड में जगह बनाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ गोना स्टे विद द टीम। और जैसी जैसी टीम की कारकर्दगी रहेगी, मुझे लगता है कि स्टीफन का मुस्तकबिल की भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ ही जुड़ा रहेगा। जी माज, अगर इसी तरह की काविशें होती रही तो नए आने वाले टैलेंट के लिए भी जो है वो एक शौक पैदा होता है कि अब पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को लेकर भी काफ़ी काम हो रहा है। और नए आने वाले, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब अगर देखा जाए तो लोग फुटबॉल को देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो शायद अगर इस तरह की काविशें मज़ीद होती रही तो पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फ़ुटबॉल को भी काफ़ी फ़रोग मिलेगा जैसे कि क्रिकेट को मिला है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और ये मैं कहूँगा कि माज एक खुशी की बात है कि 6 में से 4 मगवी फुटबॉलर्स को जो है बाजियाब करवा लिया गया है, क्योंकि 6 फुटबॉलर्स का जो है उनके ऊपर ये कहा जा रहा था कि अगवा कर लिया गया, लेकिन 4 जो हैं वो खिलाड़ी अब उनको जो है वो बाजियाब करवा लिया गया है। जी हाँ, 22 दिन की स्ट्रगल के बाद उन 6 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को बाजियाब करवा लिया गया है और इसमें गवर्नमेंट और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनकी पूरी पावर ड्रेन हो गई है। ये हम इस स्टोरी को बहुत दिन से फॉलो अप में रखे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका पस मंज़र। ये लोकली बलूचिस्तान में एक टूर्नामेंट हो रहा था और ये डेरा बुगटी के जो 6 फुटबॉलर्स हैं जी जी, ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने कहीं जा रहे थे और रास्ते में इनकी वैन को रोका है और 6 फुटबॉलर्स को उन्होंने 6 अफराद को अगवा कर लिया। बहुत दिन तक इनके बारे में कोई ख़बर नहीं थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। जो वज़ीर दाखिला है, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब,
वो और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं सब ने अपने अपने, बल्कि सिविल सोसाइटी भी इन खिलाड़ियों की फैमिली के साथ मिलके अब एहतजाज करने लगे थे। जी, और मेरे वो- ख्याल से माज लगता है कि इनको अगवा करने की वजह ये थी कि शायद वो चाहते थे कि ये टूर्नामेंट में ना खेलें, और देखेंगे 22 दिन बाद अगर देखा जाए तो पूरी कोशिशों के साथ, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी कोशिश के साथ जो है इनको बाजियाब करवाया गया। लेकिन अब दुआ करते हैं कि बकिया 2 फुटबॉलर्स हैं वो भी बहुत जल्द जो है बाजियाब हो जाएंगे। जी, मेरी भी यही दुआ है। और बाकी जो 4 फुटबॉलर्स हैं उनको उनकी फैमिली के साथ मिला दिया गया है, उनको उनकी फैमिली के हवाले कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक काफ़ी जज्बाती सा मामला था उनके लिए भी। उनमें से एक के भाई ने तो ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जी मेरा भाई बड़ा अच्छा खेलता था, खेलने गया है और फिर वहाँ से वो अबडक्ट हो गया, अगवा हो गया, उसके बाद वापस नहीं आया। और काफ़ी जज्बाती सा मामला बना हुआ था उनके लिए। बात बनता है क्योंकि एक आदमी जो घर से फुटबॉल खेलने गया है 22 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं आती और पता भी नहीं कहाँ है, किस हाल में है, तो परेशानी बनती है। अब यही वजह है कि शायद ये 4 फैमिलीज़ ने जिनके लड़के बाजियाब हुए हैं वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं और उनका बनता भी है। लेकिन उनको इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि बड़ी मेहनतों के साथ वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम थी या वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बाजियाब भी करवाया है। जी हाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री को इसका क्रेडिट जाता है। थोड़ा वक्त लगा है लेकिन उन्होंने ये ऑपरेशन कामयाब बनाया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया था और इस पूरे ऑपरेशन में ये पूरी जितनी भी उनकी फैमिली है या जितनी भी कंसर्न्ड इसमें पार्टीज़ थी, पहले तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था और कोई होप नहीं थी, और होपलेसनेस और डेस्पेयर में उन्होंने इसमें कामयाबी की है। और मेरी तो दुआ यही है कि अब जो 2 बाकी फुटबॉलर्स बचे हैं उनके बारे में भी हमें कोई ऐसी खुशखबरी जल्द सुनने को मिले। सो नाज़रीन, उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि बकिया 2 खिलाड़ी भी जो हैं वो बहुत जल्द बाजियाब हो जाएं। और माज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें पाकिस्तान में होने वाली फुटबॉल से रिलेटेड तमाम खबरों से बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया। और सो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको भी बहुत पसंद आई होंगी। कल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फुटबॉल की नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।